राजधानी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। किसान आंदोलन से प्रदेश में खड़े हुए राजनीतिक हालातों और सरकार में कामकाज को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने विधायकों से फीडबैक लिया है और चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में विनोद तावड़े ने 1 दर्जन से अधिक विधायकों से अलग अलग बातचीत की है और सूत्रों की माने तो तावड़े ने फीडबैक लेने के लिए साथ ही विधायकों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि विधायकों के साथ बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और तावड़े के बीच ये मंत्रणा हुई है और तावड़े 3 दिनों के चंडीगढ़ प्रवास पर है, जहां बुधवार यानी कि जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और वीरवार को वह सीएम और मंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज रात को सीएम की ओर से डिनर कार्यक्रम भी तय किया गया है और साथ ही बता दें आपको ये भी कि इन दिनों तावड़े सीएम, मंत्रियों, विधायकों समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। विनोद तावड़े ने पहले दिन विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत कर उनकी समस्याओं और सरकार और साथ ही संगठन के बीच तालमेल समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बता दें आपको ये भी कि तावड़े के इस दौरे के बाद प्रदेश बीजेपी के संगठन में भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो सकती है। अभी बुधवार को भी मंत्रियों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। राजनीतिक हालातों और सरकार में कामकाज को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी यानी कि विनोद तावड़े ने विधायकों के से फीडबैक लिया है और वही चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में विनोद तावड़े ने 1 दर्जन से अधिक विधायकों से अलग अलग बातचीत की है, उनकी समस्याओं का ये समझौता भी किया है। और आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो तावड़े ने फीडबैक लेने के लिए साथ ही विधायकों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। विधायकों के साथ बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और तावड़े के बीच ये मंत्रणा हुई है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, चंडीगढ़ में 3 दिनों के तावड़े दौरे पर है, इस दौरान क्या क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है? दौरा किस चीज को लेकर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो 3 दिन के प्रवास पे हैं प्रदेश में और तीनों दिन जो है वो 1-to-1 बातचीत करेंगे, जिसमें मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, जिला अध्यक्ष भी और पार्टी संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी हैं, जिनसे कई जो मुद्दे अहम जो मुद्दे रह सकते हैं प्रदेश, उस मुद्दों को लेकर वो उनके साथ 1-to-1 बात करेंगे। जैसे कि पहले दिन जो कल का था उन्होंने विधायकों के साथ चर्चा की उनकी समस्याएं और प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पे और प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल इस तरह का चल रहा है उस से रिलेटेड कई जो और भी विभिन्न मुद्दे थे। जैसे उनके साथ विधायकों के साथ उन्होंने बातचीत की, जिसमें 3-3, 4-4 विधायकों को एक बार में बुलाया जा रहा था और अगर कोई विधायक की कोई बात रह जाती थी तो अगर वो अकेले में भी उनसे बात करना चाहता था तो जैसे हमारी 1-2 विधायकों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमारा कोई विषय रह जाता है तो हम अगर उनसे अकेले में भी अगर 2-4-5 मिनट बात करना चाहें तो उसकी भी उनकी ओर से कहा गया था। और कई विधायकों ने अकेले में भी बात करके अपनी जो समस्याएं या फिर किसी तरह की कोई अन्य जो बात है वो उनको तावड़े के सामने रखी। जी, तो अभिषेक, इसी के दौरान जिस तरीके से बताया जा रहा है बीजेपी के संगठन में कई पदों की नियुक्ति हो सकती है, उसमें कौन कौन मंत्री शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, ये संगठन की बात है, इसमें कई जो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं वो संगठन जो प्रदेश पार्टी से जुड़े जो संगठन हैं या जिला अध्यक्ष है जहां पर या फिर और महत्वपूर्ण जो पद होते हैं पार्टी में, उनमें ये नियुक्ति हो सकती है। कहीं एक आध जगह जो बदलाव की अगर जरूरत पड़ेगी तो फीडबैक ली जा रही है सभी पदाधिकारियों से और विधायकों से और मंत्रियों से, तो वहां पर बदलाव भी किया जा सकता है। तो इसी को लेकर और आज जो है रात का डिनर भी रहेगा, जिसमें मंत्री, जिला अध्यक्ष और विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जो सरकारी आवास पर सब विनोद तावड़े और जो मंत्री और
जो विधायक है उनको डिनर देंगे। उसके बाद इस पर चर्चा रहेगी और जो कल आज मंगलवार और बुधवार 2 दिन और अभी शेष बचे हैं, जिसमें तमाम मंत्रियों के साथ विनोद तावड़े और जो शेष विधायक जो बचे हैं और वहीं जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। जी तो अभिषेक, जिस तरीके से लगातार बताया जा रहा है कि 3 दिनों के आवास पर है विनोद तावड़े, क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर बातचीत कर सकते हैं? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बैठक भी लगातार जारी है मंत्रियों और विधायकों के साथ, और इसी के चलते क्या किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की जा रही है? जी बिल्कुल, ये पहल जो विधायक हैं बीजेपी के, उनकी ओर से ये कहा गया कि एक अच्छी पहल है विनोद तावड़े की, प्रदेश प्रभारी हैं, कि विधायकों के साथ 1-to-1 बात कर रहे हैं, उनसे अपनी बात रख रहे हैं और विधायकों की जहां समस्या है या किसी तरह की और जो बात है वो प्रदेश से जुड़ी, वो उसकी फीडबैक ले रहे हैं। उसमें किसानों से जुड़े हुए मुद्दे जरूर गए होंगे कि प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में भी जो विनोद तावड़े उन्होंने विधायकों के साथ और जो सरकार और संगठन के बीच जो आपसी तालमेल है या फिर कहीं कहाँ समस्या है उसके बारे में भी जो विधायकों से उन्होंने फीडबैक लेके सभी की नब्ज जरूर टटोली है। तो अब शेष जो आज का और कल का दिन है उसमें जो जिलाध्यक्ष और मंत्री है उनसे भी फीडबैक ली जाएगी और उसके बाद जो है एक रिपोर्ट बना के सेंटर को भेजी जाएगी। इस तरह की जानकारी मिल रही है। जी तो अभिषेक, जिस तरीके से बड़ौदा चुनाव इलेक्शन जो हुए थे उसको लेकर वहां पर भी एक करारी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, और लेकिन इसी के चलते बीजेपी ने विनोद तावड़े को एक प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया था, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। आखिर इस बीच कहाँ चूक हुई थी? जी बिल्कुल, इस बारे में भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब फरवरी आखिर में पंचायत चुनाव है प्रदेश में, अभी नगर निगम के चुनाव हैं जिसमें बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा, और वहीं जो बाई इलेक्शन था जैसे कि आपने कहा बड़ौदा उपचुनाव, उसमें सफलता नहीं मिल सकी। बीजेपी के तमाम इस तरह के और भी विषय हो सकते हैं जिसके ऊपर जहां पर फीडबैक ली जा सकती है, कहां पर कमी या कहां पर चूक हुई, इस तरह की बात जरूर हो सकती है। लेकिन अब जो आने वाले जो समय है वो पंचायत चुनाव का है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है, और वहीं जो पार्टी किस तरह प्रदेश में और मजबूत हो और किस तरह जो सरकार की जो छवि है जनता के सामने और बेहतर हो, और किसानों को किस तरह जहां समस्या है उसको किस तरह सुलझाया जा सके या किसानों को किस तरह समझाया जा सके, इस तरह की भी चर्चा इस बैठक में जरूर हो सकती है। तो विषय किसी के चलते किसान आंदोलन को लेकर सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इसी दौरान? देखिए, किसान आंदोलन का जो उन किसानों की ओर से कहा गया कि 26 तारीख को आउटर जो दिल्ली रोड है, रिंग रोड है, उसके ऊपर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा किसानों की ओर से, और वो हरियाणा से प्रदेश से जुड़े जो किसान है वो भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया, और किसान पहुंच भी रहे। और वहीं जो अब सरकार है उसकी ओर से जो प्रयास जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, किसान आंदोलन से प्रदेश में खड़े हुए राजनीतिक हालातों और सरकार में कामकाज को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी यानी कि विनोद तावड़े ने विधायकों से ये फीडबैक लिया है और उनकी समस्याओं का भी समाधान करने का दिलासा भी दिया है। इसी के चलते आपको बता दें कि चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में विनोद तावड़े ने 1 दर्जन से अधिक विधायकों से अलग अलग बातचीत की है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान नए कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल जेपी नड्डा ने कहा था कि राहुल गांधी किसानों का ध्यान भटका रहे हैं और इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता और मैं साफ सुथरा आदमी हूं। ये मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी अकेला लड़ता रहूंगा और यह मेरा धर्म है। जेपी नड्डा को लेकर जब प्रश्न हुआ तो राहुल गांधी बोले कि क्या वो मेरे प्रोफेसर है, वो कौन है जो मैं उन्हें जवाब देता फिरूं, और मैं देश के किसानों
और देश की जनता को जवाब दूंगा, अपनी आवाज उठाता रहूंगा चाहे कितना भी विरोध हो जाए। बता दें आपको कि मंगलवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा था। साथ ही दर्जनों सवाल पूछे थे और नड्डा ने वार किया कि राहुल गांधी कांग्रेस चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे। और बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा था कि कांग्रेस किसानों को उकसाना और बहकाने का काम कब बंद करेगी। यूपीए सरकार की तरफ से स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों रोका गया, और वही आपको बता दें कि एमएसपी को लागू क्यों नहीं किया गया था। राहुल ने कृषि कानूनों की कमियां बताने वाली बुकलेट भी रिलीज की है। उन्होंने ये कहा है कि नए कृषि कानून देश की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तैयार किए गए हैं और इस देश के 4 से 5 नए मालिक हैं और अब तक खेती में एकाधिकार नहीं था और आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों, मजदूरों, मिडिल क्लास और गरीबों को जाता था। देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी गो टू एबीपी आशीष। और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है सियासी घमासान जारी है किसानों के मुद्दे को लेकर, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने ये कहा है कि जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा है कि किसानों को भटका रहे हैं राहुल गांधी। तो इस पे इसके द्वारा आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधा सीधा बीजेपी के बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को आड़े हाथ लेते हुए कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी बार बार कह रही है कि किसानों को उकसाया जा रहा है और किसानों को कांग्रेस पार्टी जो है गुमराह कर रही है और कृषि कानून से जो फायदा होने वाला है वो कांग्रेस नहीं चाहती कि किसानों तक पहुंचे। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला करती जा रही है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जब पलटवार किया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार की कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हैं, क्योंकि इस तरीके से किसान उनसे पहले भी नाराज थे और कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी भी पलटवार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री से वो नहीं डरते हैं, चाहे वो उनको गोली मार दे, मगर वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मगर वो जवाब जो मांगते हैं, यानी कि भाजपा जो राहुल गांधी से लगातार जवाब मांगती है कि राहुल गांधी ये बताइए, राहुल गांधी वो बताइए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया कि मैं अपना जवाब उनको नहीं दूंगा, मैं सिर्फ जनता के सामने खड़ा रहूंगा और जनता के लिए ही काम कर रहा हूं, ना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ जनता के लिए काम कर रहा हूं। इसीलिए किसानों की जो आवाज है या आम जनता की जो आवाज है उसको उठाता रहूंगा। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों के जो मुद्दे को लेकर भाजपा बार बार कह रही है कि आपको फायदा होगा किसानों को, मगर वो फायदा किसानों तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए किसान नाराज है और कहीं ना कहीं वो यही चाहते हैं
कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। मगर जिस तरीके से आज भी जो कल जो बैठक होनी थी वो 20 तारीख को कर दी गई थी, यानी कि आज की बैठक है, और बैठक के अंदर भी किसानों को लग रहा है कि आज की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार डेट पर डेट यानी तारीख पर तारीख देती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी स्पष्ट लग रहा है कि सरकार उनके फेवर में नहीं है और सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ गुमराह कर रही है। सिर्फ कृषि कानून से जो लेके आई है, तीनों ही कृषि कानून लेके आई है, सिर्फ उससे सरकार का फायदा होगा या फिर पूंजीपतियों को फायदा होगा, किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसीलिए वो डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं 26 जनवरी की परेड के चलते वो भी अपनी रणनीति बना के बैठे हुए हैं। जी तो राजीव, जिस तरीके से लगातार वार पलटवार जारी है, सियासी घमासान जारी है किसानों के मुद्दे को लेकर, और इसका सीधा सीधा जो फायदा उठा रही है, कहने को लग सकता है कि राजनीति पार्टियां अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है इसमें। तो क्या लगता है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिस तरीके से वार पलटवार किया है, उनके बयान पर उन्होंने ये कहा है कि मैं उनको जवाब क्यों दूं और मैं जनता के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। क्या लगता है इस बयान के बाद कितना असर इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी की तो बात करें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा मैं किसानों के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ, मैं भाजपा को जवाब क्यों दूं या फिर कोई प्रधानमंत्री को जवाब क्यों दूं, तो उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। मगर किसानों को साथ खड़े होने के साथ साथ ये जो वोट बैंक है, यानी 50% से ज्यादा का जो किसानों का वोट बैंक है, उसको हासिल करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से हर पार्टियां करती हैं, भाजपा हो वो भी यही करती है, क्योंकि किसानों का वोट बैंक बार बार उनको जो समझाया जा रहा है कि आपको इसका फायदा होगा, मगर फायदा नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ वो भी यही चाहते हैं कि जो किसानों का वोट बैंक है वो उनके पाले में रहे। मगर वही पक्ष क्या कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी है या फिर और पार्टियों की बात करें, वो भी किसानों का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव भी हैं और कहीं ना कहीं यूपी के अंदर चुनाव भी है, दिल्ली के अंदर भी चुनाव है, पंजाब के अंदर भी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो रणनीति अपनाई जा रही है, ये सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए किया जा रहा है। हर पार्टी जनता को सिर्फ इसीलिए उसका यूज करने की कोशिश करती है ताकि उनका वोट बैंक है वो उनके खाते में रहे। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी भी किसानों के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो लगातार किसानों की जो आवाज है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर वो आवाज गायब हो जाती है जो विपक्ष उठाने की बाहर उम्मीद जताता है किसानों के साथ या फिर जनता के साथ। मगर वो अंदर जब राज्यसभा के अंदर जाते हैं या लोकसभा के अंदर जाते हैं या पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, वहां पर वो आवाज इतनी नहीं उठती है, जिसकी वजह से सरकार अपनी मनमर्जी करती है। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों को दिख रहा है कि राहुल गांधी उनके साथ है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की, वो कहीं ना कहीं जनता के फेवर में है और जनता कहीं ना कहीं यही चाहती है सरकार के ऊपर प्रेशर बने और इस कृषि कानून को वापस ले, नहीं तो कोई बड़ा संशोधन किया जाए जिससे किसानों की जो मांग है वो पूरी हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से राज्य के सभी मंडल आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार और साथ ही शनिवार को राज्य में कोरोना टीकाकरण की समीक्षा की है। और वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से राज्य के 285 केंद्रों पर सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण करने की अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टीकाकरण पंजीकरण के लिए कोविड ऐप के बारे में भी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ जिला कलेक्टरों के निर्देश इस ऐप के काम में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में टीकाकरण का काम जोरों से चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों के बाद आम जनता के बीच ये टीकाकरण कैसे पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर बातचीत की जा रही है और इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के साथ लगातार ये चर्चा की जा रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सहयोगी पार्टी के जिम्मेदार नेता और जिला अधिकारी और साथ ही कलेक्टर के साथ में मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, बड़ी खबर है, जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में टीकाकरण को लेकर ये तैयारियां की जा रही थी, लेकिन इसी बीच अब बताया जा रहा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बयान जारी किया है कि अपील की है कि हफ्ते में 4 बार टीकाकरण चलाया जाएगा। जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में
284 जो है कि शाखाओं पर टीकाकरण का अभियान चल रहा है। पहले फेज में जिस तरीके से शनिवार, संडे और मंडे 3 दिन टीकाकरण नहीं हुआ, जिसे लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफी चिंतित थे और यही वजह था कि उन्होंने आनंद फानन में तमाम कलेक्टर, अधिकारी और जिम्मेदार जो डॉक्टर थे उनके साथ में चर्चा की और उसके बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के जो जिम्मेदार नेता हैं उनके साथ में चर्चा हुआ। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के उन तमाम जिलों में कॉल किया गया, वहां की समीक्षा ली गई और लगातार जिस तरीके से कोरोना को रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार हमेशा सक्रिय थी, उसी कड़ी में उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन में ये बैठक की है और अपील की है कि सप्ताह के 4 दिन जो है वो टीकाकरण किए जाए, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, इसी दौरान बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टीकाकरण के ऐप की जानकारी ली है, कोविड ऐप की जानकारी ली है, क्या कुछ इसमें खास है? इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से मामले भी इसके पॉजिटिव देखने को मिले थे और लोगों की मौत भी बताई जा रही थी और इसी के चलते लोगों में एक डर का माहौल भी पैदा हो गया है। जी करिश्मा, यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उन तमाम चीजों का समीक्षा किया है, कोविड सेंटरों का भी उन्होंने जायजा लिया है और वो एक मैसेज देना चाहते हैं इस टीकाकरण से, किसी को न डरने की न घबराने की। जिस तरीके से स्टार्टिंग में वैक्सीन को लेकर के विवाद चल रहा था, कई राजनीतिक टिप्पणियां उस पर हुई, लेकिन अब ऐसे में वैक्सीन जब यहाँ पहुंची है तो खुद उद्धव सरकार भी चाहते हैं कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द उन तमाम स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी के अलावा उन तमाम जनमानस तक पहुंचे जिन्हें इसकी आवश्यकता है और इसी के चलते उन्होंने पूरा समीक्षा बैठक की। वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सारे चीजों का जायजा लिया। 285 जो टीकाकरण बूथ है वहां पर किन किन लोगों की किन किन जवाबदारियों को किस तरीके से सजोया जाए, उस पर कैसे नजर रखी जाए, कलेक्टर हो या फिर अधिकारी हो, जिला परिषद हो, इन तमाम लोगों से संपर्क किया गया। जी तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जब शुरुआत के तौर पर अगर देखें कि वैक्सीन जो लोगों के बीच में आनी शुरू हो गई है, तभी से अफवाह का जो भंडारा कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जाने लग गया है। क्या लगता है कि वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलने शुरू हुई थी, सियासी घमासान भी देखने को मिला था, क्या लगता है कि जिस तरीके से आए दिन ऐसी तमाम खबरें भी आ रही है कि साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है इसमें भी एक राजनीतिकरण देखने को मिल सकता है क्या? करिश्मा, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर इस वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट पड़ेगा तो विपक्ष इसे सरकार पर एक हमले की तरह लेकर टूट पड़ेगा। बहरहाल अभी तक जो टीकाकरण हुए हैं मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 11 सिर्फ ऐसे मामले हैं, जबकि 30,000 के आसपास टीकाकरण का काम हुआ था, जिसमें 11 लोगों को कुछ तकलीफें हुई थी। लेकिन डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है टीकाकरण से तकलीफ नहीं हुई है, ये बीमार थे और इसकी वजह से इन्हें चक्कर आया है। बहरहाल टीकाकरण को लेकर के पहले ही केंद्र सरकार ने तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में चर्चा करते हुए कहा था कि अफवाहों पर रोक लगाएं, अफवाहों पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये अफवाह जिस तरीके से फैलेगी, हालात और स्थिति और लोगों में डर उसी तरीके से फैलता जाएगा, जिसे लेकर के उद्धव सरकार ने भी अपनी कमर कसी है। सोशल मीडिया हो या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ऐसी जगहों पर अगर कोविड टीकाकरण को लेकर के कोई टिप्पणी की जाती है तो सरकार उस पर अपनी नजर गड़ाई हुई है। जी करिश्मा। जी, तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से वैक्सीन शुरू होते के साथ ही सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन दी गई है और इसी के चलते अब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर हमारे बीच में ये वैक्सीन कब आएगी? जी करिश्मा, लोगों के जहन में अब ये चल रहा है कि आखिर ये वैक्सीन उन्हें कब मिलेगी। तो बता दें कि सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। पहले फेज में जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, डॉक्टरों को दिया जा रहा है, उसके बाद उन प्राइवेट अस्पतालों के भी उन तमाम नर्स, डॉक्टर, सिस्टर, वार्ड बॉय को दिया जाएगा और उसके बाद ये आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरीके से अपील की जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि उन्हीं लोगों को ये टीकाकरण किया जाएगा जिन्हें इनकी आवश्यकता है। 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें टीकाकरण किया जाएगा, जबकि 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण होगा और
इस बीच में अगर कोई जो कि पॉजिटिव पाया गया है तो उनका भी टीकाकरण होगा। तो जिस तरीके से वैक्सीन सरकार को, राज्यों को मिलती जाएगी, उसी तरीके से एक एक कड़ी में लोगों को टीकाकरण होता जाएगा। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से अब ये बताए, खबरें आ रही है सामने कि राजनीति पार्टियां हैं जो लगातार अब बीजेपी पर निशाना साध रही है, कह रही है कि जो वैक्सीन है बीजेपी की है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर वैक्सीन को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन अब टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। वैक्सीन बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, आम जनमानस का मानना है कि किसी भी तरीके से वैक्सीन सक्सेसफुल होना चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस वैक्सीन को लेकर के बवाल उठाया गया था और सीधा बीजेपी की वैक्सीन एक नाम दिया गया था, लेकिन वैक्सीन पहुंचने के बाद जिस तरीके का उत्साह देखा गया था, चाहे वो अस्पताल के बाहर रहा हो, चाहे बीजेपी कार्यालय के बाहर रहा हो या फिर आम जनमानस के बीच में रहा हो, वैक्सीन को लेकर के उत्साह है, जागरूकता है। और लोग आज भी जिनकी नंबर लगे हुए हैं, जो नर्स है, डॉक्टर है, सफाई कर्मी है, वो बेझिझक जो है कि बूथ पर पहुंच रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। जी करिश्मा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।